Good morning, everyone. First of all, I would like to thank school management, especially principal ma'am, vice principal sir, and all my colleagues that they have given us this nice opportunity to present my views on so important topic that is child rights and Indian laws. These topics are really very important in present scenario. In everybody's house, there are some children. These children are based for our nation, for our society, for our family. At present, they are children, but in coming days, they will be adult as we are. हम कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये हमारे भारत के भविष्य हैं। आने वाले समय में हमारे भारत का पूरा भार इन पर आने वाला है। ये जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारा देश भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये कमजोर हो जाएंगे, तो हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। साउंड थोड़ा कम है सर, ये पॉसिबल थोड़ा सा पाएगा। तो इस परिस्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे सही ढंग से प्रगति कर सके, सही ढंग से उनका विकास हो सके, ताकि हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। I have chosen this topic child rights because it is very important, especially for we teachers, because every day we face thousands of teachers. It is our responsibility to shape them. हम जिस तरीके से उन्हें shape करेंगे, हम जैसा उन्हें बनाएंगे, वैसा ही परिणाम कल होकर के वो हमारे देश में, हमारे समाज में दिखेगा। निसंदेह हम शिक्षक अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्टिव हो, एक अच्छा नागरिक बने हमारे देश के लिए। लेकिन कभी-कभी इस महत्वाकांक्षा में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, जानबूझकर नहीं होती हैं। मैं मानता हूँ कोई टीचर या कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि बच्चे को नुकसान पहुंचाए, वो अपना utmost प्रयास करता है। बट अनजाने में कभी-कभी हम क्या करते हैं कि हम बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस को अपने बच्चों को थोप देते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस हमारे फुलफिल नहीं होते, तो हम उन्हें पनिश करने लगते हैं, और वो पनिशमेंट कहीं न कहीं बियॉन्ड बच्चों के राइट्स पे जाता है, जिससे उन्हें लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पारामीटर को समझें, हमको जानें कि कैसे बच्चे को हम बेहतर तरीके का एनवायरनमेंट दे सकें, कैसे बच्चों को हम बेहतर बना सकें। इसलिए हमें ये टॉपिक चुना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें जानना चाहिए कि हम जिस पौधे को पानी दे रहे हैं आज, कि आगे चल करके वो फल देगा, वही पानी अगर आवश्यकता से अधिक हम दे दें तो वो पौधा सूख जाएगा। हमें ये जानना है कि हम किस क्वांटिटी में पानी देंगे तो वो पौधा सही ग्रोथ करेगा। शिक्षकों के बारे में ऐसे कहा जाता है कि हम कुम्हार की तरह हैं, जो घड़े को हल्का थपथपा करके सेक देने का प्रयास करते हैं। बट हमें जानना चाहिए कि अगर वही थपथपाने के क्रम में अगर जो अधिक लग गई तो घड़ा फूट भी जाता है। हमें उस लिमिट को जानना है कि कहां तक उस घड़े पर हम प्रहार कर सकते हैं, हम उस पौधे को कहां तक पानी दे सकते हैं, ये लिमिट हमें जानना है। आज का ये टॉपिक है उसी लिमिट को बताएगा, हम टीचर्स के लिए, हम पेरेंट्स के लिए, ताकि कल होकर हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकें और एक बेहतरीन समाज का निर्माण कर सकें। नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के इतिहास के बहुत बड़े नायक माने जाते हैं, उनका एक ग्रुप में यहाँ पर याद करना चाहूंगा। There can be no inner evolution of a society's soul that the way in which it teaches its children. नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर आपको किसी समाज की आत्मा का रहस्य उद्घाटन करना हो, आप जानना चाहते हो कि समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है, बेहतर तरीका नहीं है कि आप ये देखें कि उस समाज के लोग बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये बच्चे बहुत निर्दोष होते हैं, इनको खुद नहीं पता कि भविष्य में इन्हें कैसे आगे जाना है, क्या करना है, बहुत निर्दोष है। हमारा व्यवहार किस तरीके का उनके साथ है, ये दिखाता है कि हम कितने समझदार हैं
हम कितने आत्मीय हैं, हम कितने अच्छे ढंग से समस्याओं को डील करना चाहते हैं। Who is child? अब प्रश्न उठता है, चाइल्ड राइट्स की जब बात होती है तो ये केवल चिल्ड्रन तक लिमिटेड है। अब ये चिल्ड्रन कौन है? Who is child? तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार एनीवन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 इयर्स, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से कम उम्र का है तो वो चाइल्ड है, वह बच्चा है, उसको वो सारे अधिकार मिल रहे हैं जो एक बच्चे को दिया जाता है या मिलना चाहिए। लेकिन इंडिया में अलग अलग एक्ट्स के अनुसार अलग अलग चाइल्ड एज डिफाइन किए गए हैं, जिसमें दो कैटेगरी आपके सामने स्लाइड पे हम दिख रहा है। दे आर टू कैटेगरी 14 इयर्स एंड 18 इयर्स। 18 इयर्स की बात करें तो जो हैजार्डस वर्क है, those works which are considered hazardous for their physical or mental health, their age of children is 18 years. And the place where hazard is not included, सामान्य काम है, उस कंडीशन में इसे 14 years रखा गया है। So according to Child Labour Prohibition and Regulation Act 1986, 14 years. In Mines Act it is 18 years. In Factories Act that is 14 years. Plantation Labor Act 14 years. Apprentice Act 14 years. Right to Education, शिक्षा का अधिकार 14 से 14 years. Juvenile Justice and Protection of Children 2000 अगर हम कानून की बात करें तो कानून में 18 साल तक के उम्र के व्यक्ति को बच्चा ही समझा जाता है। What is a right? हम राइट्स की बात करते हैं तो हम ये समझें कि ये राइट्स क्या हैं। So we were talking, what is a right? राइट क्या है, अधिकार क्या है? राइट emerge from needs and desires. राइट जो आता है वो हमारी आवश्यकताओं और हमारी इच्छाओं से आता है। सबसे पहले हमारी नीड्स हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए आवश्यक होते हैं। However, the most basic needs are referred as rights. जो हमारे मौलिक आवश्यकताएं हैं उन्हें हम राइट्स की कैटेगरी में डालते हैं। Without fulfillment of basic needs, a child's normal development cannot take place. अगर बच्चों की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल नहीं हो तो उनका सही विकास नहीं हो सकता है। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, बच्चों के बेसिक नीड्स क्या है, क्या होने चाहिए? आई वुड लाइक टू से कि बच्चों को सबसे पहले जब वो पैदा होने से पहले मां के गर्भ में है उस समय भी उनका प्रॉपर केयर होना चाहिए। दे शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर फूड, मदर शुड हैव प्रॉपर ग्रोथ में टेक प्लेस। क्योंकि अगर एक मां को ये चीजें नहीं मिलती हैं तो बच्चे के अधिकार का दोहन वहीं पर शुरू हो जाता है। मैं एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल करना चाहूंगा कि मेरे ही एक रिलेशन में एक महिला ने पारिवारिक तनाव में आकर के अपने प्रेगनेंसी पीरियड में डॉक्टर ने जो दवा लिखा था उस दवा को नहीं खाया, फेंक दिया। मैं एलैबोरेट करना नहीं चाहूंगा, छोटी सी बात इसको कहना चाहूंगा। वे दवा फेंक दिया करती थी, परिणाम क्या हुआ? उनके 2 बच्चे बिल्कुल सही हुए और एक तीसरा बच्चा अबॉर्ट हो गया। आज भी वो शेयर करती हैं, माथा पीटती हैं, कहती हैं कि मेरी गलती की वजह से मेरे एक बच्चे की जिंदगी खराब हो गई, वो बच्चा भूखा और पैदा हो गया। A little bit mistake by parents may be dangerous or life changing for the child. तो उसका बच्चे का अधिकार वहां से शुरू होता है, उसे प्रॉपर पनिशमेंट मिलना चाहिए, दैट इज देयर राइट। आफ्टर पनिशमेंट जो बच्चे हैं उनको अधिकार है उन्हें प्रॉपर शिक्षा मिले। कहा कि क्या है कि जिन बच्चों को प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती उनके माता पिता उनके दुश्मन के समान है। अगर बच्चे हमारे शिक्षित नहीं होंगे, निसंदेह उनके जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके लिए बच्चे दोषी नहीं है, हम आप और ये समाज दोषी है। तो हमें जानना होगा उनका अधिकार क्या है, हमें उनके अधिकार को देना होगा। राइट्स आर कंसीडर्ड फेयर एंड जस्ट फॉर द पर्सन टू हैव। जो राइट्स होते हैं उन्हें फेयर माना जाता है, यानी बिना किसी भेदभाव के ये निष्पक्ष माना जाता है और साथ ही साथ कानूनी तौर पर ये मैच होता है। राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज गो टुगेदर। जो राइट्स हैं
और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं, वो साथ साथ आती हैं। लेकिन बच्चों के केस में बच्चों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो नगण्य हो जाती है, क्योंकि बच्चे इमेच्योर हैं। हम नहीं कह सकते कि बाबू तुमने नहीं पढ़ाई की इसलिए तुम्हारा लाइफ खराब हो गया, मेरा क्या दोस्त। वो सीधे कहेंगे कि मैं तो इमेच्योर था, आई हैड नो राइट, एट दैट टाइम आई हैड नो एबिलिटी टू टेक प्रॉपर डिसीजन। So whatever thing is going to wrong, responsibility directly goes to their parents and teachers. अगर शिक्षा अच्छी नहीं मिली, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, टीचर जिम्मेदार हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिला, निसंदेह पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। तो वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है हम लोगों तक। राइट्स एंड फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड लॉज, जो राइट्स होते हैं वो एक विशेष रूप से कानूनी फ्रेमवर्क में होते हैं। लॉज होता है, इन केस ऑफ नीड्स वन कैन नॉट सीक लीगल एक्शन। अगर केवल नीड्स की हम बात करें, अगर कानूनी फ्रेमवर्क नहीं हो तो उसका एक नुकसान होता है कि हम कानूनी तौर पर उसे कानूनी लड़ाई के माध्यम से जीत नहीं सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि व्हाई शुड चिल्ड्रन हैव राइट्स? बच्चों को क्या अधिकार की क्या जरूरत है? बच्चों की देखभाल करने के लिए तो माँ बाप मौजूद हैं। Their parents take utmost care। ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ बाप कभी बच्चों के अगेंस्ट में चले जाए। मैं नहीं कहता कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के अगेंस्ट में जा सकते हैं, विलिंग भी नहीं जा सकते, बट अनविलिंग तो जा ही सकते हैं। उनकी काबिलियत कितनी है, उनके संसाधन कितने हैं, इसके आधार पर हो सकता है कि बच्चों के साथ इनजस्टिस हो जाए। बच्चों को अधिकार की आवश्यकता क्यों है? मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स तैयार किए हैं। चिल्ड्रन आर ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स सेफ्टी अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। हम सभी को इस तरीके से अधिकार की आवश्यकता है। We all being adult need rights। हमें राइट्स मिले हुए हैं, राइट्स की आवश्यकता होती है। Similarly, children are also human beings, so they need rights। उनको भी उतना ही राइट्स की आवश्यकता होती है। हमें राइट चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए, बच्चों के सेफ्टी की भी जरूरत है। खास करके हम लोगों से ज्यादा सेफ्टी की जरूरत है, क्योंकि दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन अस। हम लोग अपने आप पे डिपेंडेंट हैं। हमारे साथ अन्याय होगा, हम लड़ सकते हैं। What will the child do? ये बच्चे क्या करेंगे? ये तो असहाय हो जाते हैं, इसलिए इनको और ज्यादा सेफ्टी की आवश्यकता होती है। अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। बच्चे अपने जीवन के आरंभिक काल में होते हैं, उन्हें डेवलपमेंट करना होता है। हम लोग काफी हद तक डेवलप हो चुके हैं, हम लोग काफी हद तक अपने बारे में जानते हैं, बट these children they are not aware about their future। वे अपने भविष्य के बारे में अवेयर नहीं है। हमें उन्हें ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है कि डेवलपमेंट उन्हें मिले, इसलिए उन्हें राइट्स की ज्यादा आवश्यकता है हम लोग की तुलना में। पर्सनालिटी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी उसके बचपन में ही निकलती है। बड़े होकर के क्या पर्सनालिटी डेवलप करेंगे? अगर कोई बचपन में स्वस्थ नहीं रहा, आगे आकर पूरा लाइफ बीमार रहेगा। बचपन में अगर वो सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया, इस समय हम आप नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ा सकते वो लोगों को जो मैच्योर हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चाइल्डहुड के टाइम में ही है, जब उनको हम बेहतर बना सकते हैं। Therefore, child friendly services and nurturance are utmost importance। चाइल्ड फ्रेंडली हम ऐसा सर्विसेज प्रोवाइड करें जो बच्चों के हित के लिए हो, ये आवश्यक है। उनका पोषण इस तरीके से हो कि उनका utmost डेवलपमेंट हो सके। Children they need much more care and help than grown-ups। मैं फिर कहूँगा कि हम लोग जो भी पढ़े हैं, हम लोग अपने अधिकार को समझ सकते हैं, समझते हैं। हमें कम अधिकार की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा अधिकार की आवश्यकता बच्चों को है, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से उसे पे डिपेंडेंट होते हैं। Being young in age, they cannot participate in politics। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हम समाज के इतिहास को देखें, अधिकार पाने के लिए हम इंसानों ने बहुत स्ट्रगल किया है। महिलाओं ने बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए हैं, तब जाकर लगभग 300 वर्षों तक महिलाओं ने स्ट्रगल किया, उन्हें वोटिंग राइट्स दिया। यानी फॉर गेटिंग राइट्स ह्यूमन बीइंग हैव स्ट्रगल्ड वेरी मच। व्हाट अबाउट दी चिल्ड्रन? क्या ये बच्चे पॉलिटिक्स में हैं? क्या बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जो बच्चों के लिए काम बना सकते हैं? नो, कोई नहीं। वो निसहाय हैं,
उनके लिए तो हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा। They cannot participate in politics, they cannot make rules in their own favor। वो अपने फेवर में कानून नहीं बना सकते। उनके साथ अगर अन्याय हो तो क्या वो उनकी शरीर में जा सकते हैं? क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? क्या कोर्ट जा सकते हैं? They have no ability। उनके पास एबिलिटी नहीं है, उसके लिए भी तो दूसरे पे डिपेंडेंट ही रहेंगे। इसलिए भी उन्हें ज्यादा अधिकार देने की आवश्यकता है। During early years, they are dependent on adults and therefore need extra protection। वो adults पे डिपेंडेंट हैं, इसलिए उन्हें और अधिक प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। हम लोग निसंदेह बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, सभी लोग करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, सभी लोग। हम निसंदेह चाहते हैं कि बच्चे प्रोग्रेस करें, लेकिन रिजल्ट कहाँ है? अगर हम भारत या पूरे विश्व की बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी सफल हैं। हमें विचार करने की आवश्यकता है कि अगर बच्चे दोषी उसके लिए नहीं है तो who are responsible for them? उनके लिए दोषी कौन है? यहां पर स्लाइड में मैंने दिखाया है स्लीपिंग हंगरी। वर्ल्ड और इंडिया दोनों का डेटा यहां दिया गया है। 82 करोड़ पीपल ग्लोबली दे स्लीप विदाउट फूड। प्रतिदिन जहां लगभग 8 अरब लोग हमारे पूरी धरती पर रहते हैं, उनमें से 82 करोड़ that may be around 9 to 10% people they have to go to sleep without food। इनके बच्चे जब भूखे सोएंगे, क्या ये देश का निर्माण कर सकते हैं? क्या ये गुजरात का निर्माण कर सकते हैं? इंडिया में 19 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें भूखे सोना पड़ता है। 19 करोड़ पीपल, 10% of Indian population sleep without food। अगर हम हमारे समाज में हो रहे बच्चों के साथ अपराधों की बात करें, हम बहुत ध्यान रखते हैं उनका, फिर मैं कहूंगा कि फिर रिजल्ट कहां है? अगर हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की नंबर्स की बात करें, 53% चिल्ड्रन इन इंडिया आर सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल अब्यूज। बहुत बड़ा परसेंटेज, 53%। आधे से अधिक बच्चे, हर 2 में से 1 बच्चा सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हो रहा है। कहां समाज जागृत है बच्चों के लिए? ये संदेह हमारा समाज दोषी है। इसलिए 50% ऑफ द अब्यूजेस आर नॉट टू द चाइल्ड। 50% जो अन्याय करने वाले लोग हैं, जो बच्चों के साथ करते हैं, वो कोई बाहरी और गैर नहीं होते, वो बच्चों के परिचित होते हैं। मतलब उनको खतरा सबसे ज्यादा उनके अपनों से है, इसलिए उनके राइट्स की बात होती है। उनके राइट्स के पैरामीटर्स की आवश्यकता यहां पर पड़ती है। इनमें 52.94% बॉयज हैं एंड 47.06% गर्ल्स हैं। क्योंकि गर्ल्स को अधिकांश परिवारों में घर की 4 दीवारों के अंदर कैद करके रखा जाता है, इसीलिए 5% यहाँ आगे डाउन है। बॉयज के साथ इस तरह के सेक्सुअल अब्यूज जो है वो थोड़ा ज्यादा होते हैं। ये परिस्थितियां हैं हमारे देश की। 69% ऑफ देश हमने उनके सामाजिक अपराध के बारे में विचार किया। अब आप देखते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में हमारे बच्चे कहां हैं? जिस समाज के द्वारा बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसमें बच्चे किस परिस्थिति में है एजुकेशन के मामले में और मेडिकल के मामले में? 69% डेथ्स अमंग द चिल्ड्रन अंडर 5 ड्यू टू malnutrition। यूनिसेफ कहता है कि 5 साल की उम्र पूरा करने से पहले मरने वाले बच्चों में 69% बच्चे malnutrition की वजह से मरते हैं। मतलब उन्हें भोजन सही नहीं मिलता। अब ये भोजन के लिए क्या बच्चे जिम्मेदार हैं? क्या पेरेंट्स उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या वैसे पेरेंट्स को ये अधिकार है कि वो कई बच्चों के माँ बाप बन जाए और भोजन तक नहीं दे पाए? इसका आंसर मेरे पास नहीं है। यू ऑल आर हाईली एजुकेटेड, दिस इज मैटर ऑफ थिंकिंग। क्या होना चाहिए यहां पर? इंडिया अकाउंट्स 1/3 ऑफ वेस्टर्न चिल्ड्रन ग्लोबली। पूरी दुनिया में वेस्टर्न चिल्ड्रन कितने हैं? वेस्टर्न का मीनिंग मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, ऐसे बच्चे जिनकी हाइट के अनुसार उनकी पर्सनालिटी नहीं है। जिनकी हाइट जितनी होनी है उस हाइट के अनुसार उनकी पर्सनालिटी नहीं है, वो बहुत
दुबले पतले हैं, उनके बोन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनके मसल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, दे आर कंसीडर्ड एज ब्रेस्टेड चिल्ड्रन। आप देख सकते हैं तस्वीर भी हुआ है, बच्चे का पैर भी हम कवर किया गया। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 का आंकड़ा है, 1/3 बच्चे जो हैं वो भारत के हैं, हमारे देश के हैं। इंडिया रैंक्स 102 among 117 countries as per global hunger index। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूरी दुनिया में इस डिपार्टमेंट के द्वारा जो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है हर साल, और इसमें 117 देश के अनुसार आंकड़ा यहां पर मैंने रखा है, इसमें भारत 102 पोजीशन पे है। इंडिया इज एट 102nd पोजीशन। अब इस पोजीशन का मैं मतलब समझा दूं, जितना नंबर पीछे जा रहा है उतना ही सिचुएशन क्रिटिकल है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओनली 15 कंट्रीज आर देयर कि जहां पर हमसे ज्यादा भूखे नंगे लोग हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे पूरे विश्व में 170 देशों में केवल 15 ही देश हमसे पीछे हैं, बाकी सभी देशों में हंगर का सिचुएशन ये नहीं है। हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 59% चिल्ड्रन बिफोर 59 months and 53% women in India are anemic। anemic का मतलब होता है खून की कमी का होना, आयरन की कमी का होना। हमारे शरीर में जब आयरन की कमी होती है हम एनीमिक कहते हैं। भारत में 59 मंथ्स यानी 5 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनमें 59% में एनीमिया का प्रॉब्लम है, उन्हें आयरन डिफिशियंसी है। कैसे वे कल होकर के मजबूत भारत का निर्माण करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती का विषय है, और इसलिए आज उनके राइट्स पर विचार करने की आवश्यकता है। 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 18। हमारे देश की आबादी का 40% 18 ईयर से कम है, बच्चे हैं 40%। सोचिए लगभग 50 करोड़ से ज्यादा होगा जो बच्चे हैं, और यही बच्चे आज से 18 वर्ष बाद इन्हीं के कंधे पर हमारे देश का भार पड़ने वाला है। यही डिसाइड करेंगे कि भविष्य में हम लोग किस लेवल पे जाएंगे। फैक्ट्स ऑन एजुकेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ साइंस। लेस देन हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन बिटवीन द एज 6 to 14 go to school। कितनी चिंता का विषय है। आधे से कम बच्चे हैं जो 6 से 14 साल की उम्र में हैं वो स्कूल जाते हैं। Less than 50% children go to the school in our nation। हमारे देश में 50% से भी कम बच्चे स्कूल जाते हैं, और little over 1/3 of all children who enroll in grade 1 reach grade 8। 1/3 जितने बच्चे स्कूल में जाते हैं पहले क्लास में 8वीं क्लास तक जाते 1/3 जाते हैं, 2/3 जो है ड्रॉप आउट हो जाता है, मतलब स्कूल से निकल जाते हैं, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। At least 35 million children aged 6 to 14 years do not attend a school। 35 million जो बच्चे हैं 3.5 करोड़, बहुत बड़ी संख्या हुई, ये स्कूल ही नहीं जाते हैं। Nearly 60% of schools there are less than 2 teachers to teach classes from 1 to 5। ये सरकारी यहाँ पे सरकारी विद्यालय है। हमारे देश के सरकारी विद्यालयों की स्थिति ये है कि 60% स्कूल हैं जहां क्लास 1 से 5 तक पढ़ाई होती है, टीचर्स 3 से कम है। 5 क्लास में टीचर कैसे पढ़ाएगा? अगर पढ़ाता होगा तो बच्चा क्या पढ़ता होगा, ये सोचने का विषय है। ऑन एन एवरेज देयर आर लेस देन 3 टीचर्स पर प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूलों की बात करें, एक स्कूल में 3 टीचर से कम है। They have to manage classes 1 to 5। I have discussed earlier। प्राइवेट स्कूल पर पूरा भार है बच्चों की शिक्षा का। क्या ये गरीब परिवार के बच्चे जो आज हंगर को फेस कर रहे हैं, क्या प्राइवेट स्कूल के हाई कॉस्ट को क्लियर कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या कल होकर के हमारा देश मजबूत बन सकता है, एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है? ड्रॉप आउट की बात करें, यहाँ पे लिखा गया है drop out rates increase alarmingly in class 3 to 5। 50% of boys and 58% girls ये ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल में एडमिशन कराते हैं, वापस बाहर चले जाते हैं। 1
इन 40 में से एक स्कूल हमारे देश का ऐसा है जो बाहर ओपन में चलता है या टेंट लगा कर चलता है, कमरा नहीं है। वहां पर किस तरह की टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल होगी और किस तरह से मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को मिलेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मोर देन 50% गर्ल्स फेल टू एनरोल इन स्कूल, 50% लड़कियां तो एनरोल ही नहीं हो पाती हैं स्कूलों में। Those that who are likely to drop out by the age of 18, जो जाते भी हैं 12वें आते आते अधिकांश उसमें से बाहर चले जाते हैं। 50% of Indian children aged 6 to 18 do not go to school. बिल्कुल सिंपल आंकड़ा है, 6 से 18 साल की उम्र के बच्चों में 50% मतलब आधा स्कूल नहीं जाते। अब बात कर लेते हैं चाइल्ड लेबर की। हमारे देश में बच्चों से काम लेना क्या है, चाइल्ड लेबर। तो 70 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो ऑफिशियली चाइल्ड लेबर के रूप में पाए गए हैं। 70 मिलियन, 1,70,00,000, ये बहुत बड़ी आबादी होती है। 2002 का था। तो आज समय है कि हम इन बच्चों के अधिकारों की बात करें। पुराना है सर क्या? यूएन कन्वेंशन बच्चों के अधिकार को लेकर के यूनाइटेड नेशन ने एक प्रयास किया। 1989 में यूएन का कन्वेंशन होता है और जो 4 महत्वपूर्ण गाइडलाइंस, ऐसे एक्ट बहुत सारे बनाए गए हैं। मोर देन 50 एक्ट्स आर देयर इन द लिस्ट। सारे एक्ट्स को हम नहीं पढ़ सकते, जो मुख्य बातें की गई हैं वो यहां पर दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने यूएन कन्वेंशन में ये बात रखा कि बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन, ट्रीट एवरीवन फेयरली विद रिस्पेक्ट। हमें बच्चों के साथ फेयरली बिहेव करना है और उन्हें उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। राइट टू लाइफ, बच्चों को जीने का अधिकार है। माँ के गर्भ में आप बच्चे को नहीं मार सकते, इसके लिए रूल लाने की आवश्यकता है, यूनाइटेड कन्वेंशन में कहा गया। राइट टू सर्वाइवल, बच्चों को जीने का अधिकार है। आप भोजन के अभाव में उसे नहीं मार सकते। आपके पास भोजन नहीं है, आप उसको मरने के नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू डू सम अरेंजमेंट सो दैट दे कैन बी हेल्दी। डेवलपमेंट, उनको विकास का अधिकार है। अधिकार वो चीजें होती है जिसको छीना नहीं जा सकता। वो बिल्कुल मायने रखता है कि आपके पास कितना संसाधन है या नहीं। जो हमारे अधिकार है वो है और वो हर व्यक्ति में मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। थर्ड वन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। जब आप बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं तो आप अपने आप से पूछिए, इज द डिसीजन आई एम टेकिंग गुड फॉर किड्स। जो आप डिसीजन लेते हैं आप सोच करके देखिए कि क्या ये डिसीजन बच्चों के लिए सही है। आप सोचते हैं बच्ची, हमारे पास पैसे नहीं है, चलो लड़का पढ़ेगा, लड़की को स्कूल से निकाल देते हैं। जरूर सोचिए कि क्या ये डिसीजन उस बच्ची के भविष्य के लिए अच्छा है। अगर नहीं तो आप उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, रेस्पेक्ट द व्यूज ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के, यूथ के व्यूज को रेस्पेक्ट देना है। यूएन ने अपने कन्वेंशन में ये बात कही। उन्हें हमें अपने डिसीजन में पार्टिसिपेट कराना है। घर में कोई फैसले लेते हैं, स्कूल में कोई फैसले लेते हैं, वी हैव टू टेक व्यूज ऑफ चिल्ड्रन। ये अलग बात है, हम उनके व्यूज को मानने के लिए मजबूर नहीं है, बट वी हैव टू गिव अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर व्यूज। उनकी बातों को सुनने का अधिकार उन्हें दिया गया है। देयर व्यूज सर्विस टू दैट need to participate and they have views considered when decisions are being made that affect them। विशेष रूप से उस मुद्दे पर जब फैसले का प्रभाव सीधे बच्चों की लाइफ पर पड़ने वाला है, वहां पर उसके व्यूज को जरूर सुना जाए। ये यूएन कन्वेंशन में बात कही गई है। 1992 में इंडिया ने यूएन कन्वेंशन को जो 1989 में हेल्ड हुआ था उसको एडॉप्ट कर लिया। मतलब वहां पर जो भी कानून बनाए गए भारत ने उसको एडॉप्ट कर लिया और भारत में 21 ऐसे एक्ट्स हैं जो स्पेशली चिल्ड्रन के लिए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 1890 से लेकर के 2009 तक ऐसे तमाम एक्ट्स बनाए गए हैं और इनमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए गए हैं। दो के एग्जांपल यहां है, गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट 1890 से लेकर के द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, 21 एक्ट्स हैं। नेक्स्ट,
चाइल्ड राइट्स इन इंडिया। भारत में बच्चों को कौन कौन से राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो दिए गए हैं, उनको जब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने समराइज करने की कोशिश की है। चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, द फर्स्ट राइट इज राइट टू आइडेंटिटी दैट इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 7 and 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 7 और 8 में राइट ऑफ आइडेंटिटी, फोटो खींच ले बाबू एक बार। बच्चे के जन्म के समय ही उसका वर्ग प्रमाण पत्र होना चाहिए, समय के साथ उसका नामकरण होना चाहिए, सरकारी दस्तावेजों में उसका नाम करना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो फिर जो उसके पेरेंट्स हैं, जो पालन पोषण करने वाले हैं, दे आर रिस्पांसिबल। ये बढ़िया है, खींच लो फोटो। पॉइंट नंबर 2, राइट टू हेल्थ। बच्चों को हेल्थ का अधिकार है। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि हम ये नहीं कर सकते कि हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम कहां से खिलाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों की समस्या नहीं है। दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 23 एंड 24। थर्ड राइट, दैट इज राइट टू एजुकेशन। बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 28 में वर्णित है। राइट टू फैमिली लाइफ, पॉइंट नंबर 4, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल्स 8, 9, 10, 16, 20, 22 एंड 40। इनमें बच्चों के फैमिली लाइफ की बात की गई है। पेरेंट्स के अपने कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चों को रिसीव नहीं किया जा सकता। नहीं, इन राइटिंग सेक्शन के तहत इन आर्टिकल्स के तहत अधिकार दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 5, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायलेंस। आर्टिकल्स 19 एंड 34, 19 और 34 में वायलेंस से रक्षा करने की बात नहीं की गई है। 6 नंबर, राइट टू ओपिनियन। इसकी चर्चा आर्टिकल 12 और 13 में की गई है। पॉइंट नंबर 7, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अगर कहीं हथियारबंद लड़ाइयां होती हैं, उस कंडीशन में बच्चों की रक्षा हो, इसके लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 38 और 39 में चर्चा की गई है। एंड राइट टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन दैट कम्स इन 19, 32, 34, 36 एंड 39। तो ये सारे हैं, तो इसमें याद रखना बहुत मुश्किल है। अगर आप पॉइंट लिख लें तो बहुत अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, फोटो ले लें तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो मेन आर्टिकल्स हैं जिसमें क्या बातें कही गई हैं। आर्टिकल 24, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factories or mine or engage in any hazardous employment। भारत के संविधान के आर्टिकल 24 में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को आप किसी भी हैजार्डस वर्क में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं जो उसके शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसानदेह हो। आर्टिकल 39, स्टेट शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी। अब 39 के ई में क्या लिखा गया है? द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मेन एंड वीमेन एंड टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their state and state। यहाँ कहा गया है कि आपके आर्थिक स्थिति की वजह से, सामाजिक स्थिति की वजह से बच्चों को ऐसे माहौल में नहीं जाने चाहिए, बच्चों को ऐसे काम करने के लिए मजबूर नहीं होने चाहिए जहां पर उन्हें उनके स्वास्थ्य और उनके भविष्य को नुकसान पहुंचता हो। Article 39 of Act tells that children are given opportunity and facility to develop in a healthy manner। बच्चों को वह अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए जो सही तरीके से हेल्थी वे में उन्हें उनका अधिकार दे। फ्रीडम एंड डिग्निटी, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट। यानी बच्चों को किसी तरीके से परेशान नहीं किया जा सकता। हमें हर परिस्थिति में उन्हें ऐसी सुविधा देनी है। ये देश की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को भारतीय संविधान में दो जगहों पर चर्चा की गई है। आर्टिकल 45 में कहा गया है कि हर बच्चे को जो 14 साल से कम उम्र के हैं उन्हें केवल और केवल शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। आर्टिकल 21A जो कि 86 अमेंडमेंट 2002 में किया गया था, इसके तहत फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन
यह जो एजुकेशन है वो कंपल्सरी है, कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको मन गया पढ़ाए, नहीं मन गया नहीं पढ़ाए। दे हैव टू स्टडी ओनली, उन्हें केवल पढ़ना है। माइलस्टोन इन इंडियन लॉज फॉर राइट्स ऑफ चाइल्ड। रुकिए तो हमारे संविधान में इतने सारे आर्टिकल्स डाले गए हैं और ये आर्टिकल्स बताते हैं कि हमें बच्चों को बहुत से अधिकार देने हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में संविधान के बाद बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो संविधान में दिए गए अधिकारों के संरक्षण के लिए होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन कौन से एक्ट इस ईयर में आए हैं जो बच्चों के अधिकार के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974, सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974 में एक एक्ट आता है। इसमें जो प्रोविजंस किए गए हैं, ऑल चिल्ड्रन टू बी कवर्ड बाय हेल्थ प्रोग्राम। सरकार को ऐसी व्यवस्था देनी है, इस तरह के कार्य करने हैं जिससे सभी बच्चों को प्रॉपर हेल्थ मिले। तो हम जानते हैं कि सरकार इसके लिए काम भी करती है, बच्चों को टीका देने से लेकर के और स्कूलों में मुफ्त में भोजन देने तक का काम स्कूलों में किया जाता है, जो सरकार करती है। ये ध्यान रखते हुए कि बच्चों का हेल्थ प्रभावित ना हो। Provide nutrition services to remove deficiencies in diet and children। हमने इसकी बात की। Third point, improve health and nutrition of expectant and nursing mothers। बच्चे के साथ साथ उनकी माँ का भी देखभाल करना है, ये देश की जिम्मेदारी है। तो आजकल हम देखते हैं सारी माओं को एक प्रोत्साहन राशि की जाती है जिसके तहत वो पौष्टिक भोजन का व्यवस्था वो कर सकती हैं, दवाओं की व्यवस्था कर सकती हैं, अपने नीड के अनुसार वो परचेज कर सकती हैं ताकि बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका असर ना पड़े। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 14 इयर्स तक के बच्चों को यह अधिकार है वो केवल पढ़ाई करें। प्रोवाइडिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हु आर नॉट एबल टू गेट इनटू फॉर्मल एजुकेशन। सरकार को यह भी करना है कि अगर बच्चा फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रहा है, if schools are not available in local areas, in that condition government have to arrange some facilities so that they can get formal education। कोई ऐसी व्यवस्था पहले ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी, नासिक पर सदर हुआ करता था, इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते थे। तो सरकार को यह सुनिश्चित करना है इस एरिया में स्कूल नहीं है, वहां बच्चों को इनफॉर्मल तरीके से भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। To ensure equality of opportunity, special assistance to children belong to the weaker section of society। बच्चे सबसे ज्यादा वहां प्रभावित होते हैं जहां पर समाज में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, समाज के वीकर सेक्शन में समस्या ज्यादा है, तो वहां पर विशेष रूप से यह ध्यान दी जाती है। Children who are socially handicapped or have been forced to take baby or are otherwise in this state self-provided facilities to education, training and rehabilitation will be helped to become full citizens। अगर कोई हैंडीकैप है उसके लिए स्पेशल व्यवस्था देनी है। बहुत सारे स्कूलों में हम देखते हैं कि हैंडीकैप बच्चों के लिए विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है और विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ऐसे बच्चों को सारे अपॉर्चुनिटी के लिए सरकार ये ख्याल रखती है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। भारत सरकार ने 1986 में चाइल्ड लेबर को रेगुलेट किया। इस एक्ट में कहा गया है कि a person who has not completed his 14 years of age and if he does his work that is called child labor। 14 साल से कम उम्र में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में जाता है। It is specified industries where children are not allowed to be employed। इंडस्ट्री में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता। अगर कोई इंडस्ट्री में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पे रखता है तो 6 महीने से 2 साल तक की जेल की सजा है और 20,000 से 50,000 रुपये फाइन की सजा है। कोई एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है। किसी भी कंडीशन में हमें ये नहीं करना है। हाँ, 14 ईयर्स के बाद का ये अवसर दिया गया है, अगर वर्क है आदर्श न हो तो आगे प्रोफेसर जो बच्चे मजबूरन काम करने के लिए मजबूर हैं उनके लिए भी गाइडलाइंस दिए गए हैं। फिक्सेड पीरियड ऑफ वर्क टू ईच डे, नो चाइल्ड शैल वर्क फॉर मोर देन 3 आवर्स
both and he has had interval or rest for at least 1 hour. अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, जैसे स्कूल की पढ़ाई कर लिया, उसके बाद जाकर के वो काम करना है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, तो सबसे पहले नन हैजार्डस वर्क ही वो कर सकता है। और उसमें भी 6 आवर्स से ज्यादा उसको वर्क नहीं कराया जा सकता। उस 6 आवर्स में भी कंटिन्यूअसली 3 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता। 3 घंटे के काम के बाद एटलीस्ट 1 आवर ऑफ रेस्ट बच्चे को देना है, और उसके बाद 2 घंटे ही और काम ले सकते हैं। इस 6 आवर्स में 1 आवर का साइड पीरियड उसमें शामिल है। टाइम ऑफ वर्क वो चाइल्ड कैन बी एम्प्लॉयड बिटवीन 7 PM to 8 AM। किसी भी बच्चे को चाहे वो काम हैजार्डस हो या हैजार्डस हो, उससे मतलब नहीं है। रात्रि के 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक उसे काम पर नहीं रखा जा सकता है। ये बच्चों के होता है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ वर्क इंक्लूडिंग रेस्ट दैट शुड बी नॉट मोर देन 6 आवर्स। The child level prohibition act regulation 1986, चाइल्ड लेबर के संबंध में 1986 में और क्या प्रावधान है? Only in October 2006 अमेंडमेंट हुआ था 2006। Government include domestic and hospitality as sectors that come under hazardous occupation। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बच्चे को अपने घर में काम कराते हैं, तो घर में काम करना वो ऑक्यूपेशन नहीं माना जाता है। अगर हम कहते हैं बाबू तुम प्लांट में पानी दे दो, वो काम कर रहा है, लेकिन इसके लिए कानून ने मना नहीं किया है, क्योंकि ये जो है उसके स्किल डेवलपमेंट का पार्ट बन सकता है। हम स्कूलों में बच्चों से प्लांटेशन कराते हैं, ये काम नहीं हुआ, हम उसका स्किल डेवलप करते हैं। तो इस तरह के कार्य जो है वो इम्पोर्टेंट है। 2006 में अक्टूबर में एक अमेंडमेंट आया और इसमें लाया गया कि अगर आप डोमेस्टिक वर्क भी करा रहे हैं, उसमें खतरनाक काम नहीं करा सकते। छोटे से बच्चे को गैस के पास दे दिया, जाओ खाना बनाओ, और किसी कारणवश वो जल गया तो क्या होगा? तो हैजार्डस कैटेगरी में वहां भी डाला गया है। हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में भी अगर कुछ डेंजरस वर्क है, शीशे का सामान लेके चलना है, बच्चों को आप नहीं दे सकते हैं। आग वाला कोई चीज है, धारदार कोई चीज है, उसको आप नहीं करा सकते। इन सब चीजों को अब हैजार्डस लिस्ट में शामिल कर दिया गया। In 2008, process involving extreme heat and cold were also added in the list। 2008 में अधिक गर्म और ठंडे चीजों को भी हैजार्डस लिस्ट में डाल दिया गया है। आप छोटे बच्चों को 14 साल से कम होता है, उसको आप अगर बहुत गर्म या बहुत ठंडा चीजें करके बेचते हैं, वो भी हैजार्डस है, आपको वो नहीं करना है, हम लोगों को नहीं करना है। ये बच्चे की सुरक्षा का अधिकार है। ये चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से संबंध में कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। What about children who go to a school and work part time? प्रश्न उठता है कि जो बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मजबूर हैं, कैसे उनको ये अधिकार मिल पाएगा कि उनका सही विकास हो सके? What about children who help their families in business, farm after school hours? बहुत सारे बच्चे जो अपने स्कूल के अलावा उन्हें अपने घर में काम करना होता है, उन्हें अपने खेतों में काम करना होता है। तो आज भी ये चैलेंज है कि ऐसे बच्चों को हम विकास की मुख्य धारा में कैसे लाएं, कैसे उन्हें वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें जो उनके भविष्य को सफल बनाएगा। What about children who work during holiday? हॉलीडे में जो बच्चे काम करने के लिए मजबूर हैं, कैसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उन्हें हम आगे जाने के लिए बेहतर माहौल दे सकते हैं? जब मीट कंस्टिट्यूट टू चाइल्ड लेबर, प्रश्न उठता है कि अगर बच्चा ऐसा करता है या करने के लिए मजबूर है, तो क्या उसे हम चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में डालें? ये सोचने का विषय है। ILO डिफिनेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल संस्था है, इसने चाइल्ड लेबर को क्या डिफाइन किया है कि चाइल्ड लेबर इज वर्क दैट deprives children of their childhood। ILO ने कहा कि चाइल्ड लेबर जो है वो वह कार्य है जिससे बच्चों का बचपन खो जाता है। अगर कोई कार्य बच्चों का बचपन छीन ले, उनके पोटेंशियल ग्रोथ को छीन ले, उनकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाए, निसंदेह वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आता
रहा है। So it refers to work that is mentally, physically, socially, morally endless and harmful to children. Interferes with their schooling. अगर कोई काम हम बच्चे से कराते हैं जिसकी वजह से उसका स्कूलिंग प्रभावित हो रहा है, जैसे घर पर कोई गेस्ट आ रहा है, बाबू तुम रुक जाओ, आज तुम्हारे गेस्ट आने वाले हैं, आज स्कूल छोड़ो, हमने बच्चे के अधिकार के साथ अतिक्रमण कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी स्कूलिंग प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर स्कूल अटेंड करने से वो डिप्राइव हो रहा है, वंचित हो रहा है, तो फिर उसके अधिकार का ये शोषण हो रहा है। Obliging them to leave school permanently or temporarily. अगर बच्चे को मजबूर किया जा रहा है कि वो स्कूल छोड़ दे, स्कूल नहीं जाए, ये उसके अधिकार का अतिक्रमण है। ये आगे लोग कहता है कि करेक्शन डेवलपमेंट कहता है। Requiring them to attempt to combine school attendance with accessibility to all individuals. अगर स्कूल के अलावा वो पार्ट टाइम करता है, तो हमें ध्यान रखना है कि उसको बहुत हेवी वर्क नहीं मिले, उसे उतना ही काम मिल सके जितना से उसके स्वास्थ्य, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो, वो प्रभावित न हो। Children or adolescents participation in the work that does not affect their health and personal development or interfere with their schooling is generally regarded as being something positive. ऐसा काम जिससे स्कूल प्रभावित न हो, जिससे उसका स्किल डेवलप हो, वो काम पॉजिटिव माना जाता है, उसको चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। हम ऐसे बच्चों से काम करा सकते हैं ताकि उसका भविष्य में वह स्किल उसके लिए कामयाब हो सके। अब ऐसी एक्टिविटीज में हेल्पिंग देयर पेरेंट्स अराउंड द होम, घर के अंदर जो बच्चे हैं जो हेल्प करते हैं वो अच्छा है, करा सकते हैं। असिस्टिंग देम इन फैमिली बिजनेस, फैमिली के बिजनेस में बच्चे असिस्ट कर सकते हैं। अर्निंग पॉकेट मनी आउटसाइड स्कूल आवर्स एंड ड्यूरिंग स्कूल हॉलीडेज, हॉलीडेज के समय में या स्कूल आवर बीतने के बाद अगर बच्चा पॉकेट मनी अर्न कर लेता है तो उसको भी बुरा नहीं माना गया है, ठीक है। Are not considered as child labor. These kinds of activities contribute children's development. इसको क्यों नहीं समझते हैं child labor? क्योंकि इससे बच्चों के स्किल का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट माना गया है। The right of children to free and compulsory education 2009, 2009 में फिर अमेंडमेंट आया बच्चों के अधिकार को लेकर के, इसमें यह कहा गया कि 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन देना है, मतलब उन्हें एजुकेशन से वंचित नहीं करना है किसी परिस्थिति में। नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक, एक्सपेल्ड और रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये हम टीचर से संबंधित मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं। नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक, किसी बच्चे को फेल नहीं कराना है, किसी बच्चे को फेल नहीं कराना है। एक्सपेल्ड, हम उसे एक्सपेल्ड नहीं कर सकते, और रिक्वायर्ड टू पास अ बोर्ड examination until completion of elementary education. Elementary education class 8 तक होता है। क्लास 8 तक के बच्चे को न फेल कराना है न उसे रोकना है, किसी प्रकार से हम उसे रोक नहीं सकते हैं। और वो मैट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशन से पहले उसको अपना एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करना है, डायरेक्ट उसको हम सीधे मैट्रिक एग्जाम नहीं दिलवा सकते हैं। A child who completed elementary education up to class 8 shall be awarded a certificate. 8वीं क्लास तक बच्चा अगर पढ़ाई कर लिया तो उसको सर्टिफिकेट जारी करना है। Calls for a fixed student teachers ratio. ये एक्ट 2009 जो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, ये कहता है कि स्कूलों में चाइल्ड टीचर का रेशियो होना चाहिए, दैट इज 40:1। 30 बच्चों पे एक बच्चे का 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना ये अनिवार्य है। इसमें विल अप्लाई टू ऑल इंडिया एसेंट गवर्नमेंट कश्मीर। बस अब पहले का इंफॉर्मेशन यहाँ आ गया है। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी जगह ये लागू हो रहा था, बट क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर नाउ है इंटीग्रेटेड इन आवर नेशन, अब वो स्पेशल राज्य नहीं रहा, सामान्य राज्य बन चुका है, अब ये नियम वहां पर भी लागू होंगे। Provides for 25% reservation for economically disadvantaged community. ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से बैकवर्ड सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जिनके पास आर्थिक समृद्धि नहीं है, वो स्कूलों के खर्च नहीं उठा सकते हैं। निजी विद्यालयों में भी 25% रिजर्वेशन ऐसे बच्चों
हमेशा एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। We are taking our trainings day by day. We are having here in-house training. They are also the part of this campaign. ये भी इस campaign का हिस्सा है। हमें अपने एजुकेशनल स्किल को क्वालिटी को बेहतर करना है। As school teachers will need adequate professional degree within 5 years or else will lose job. सरकार ने कहा कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, टीचर्स जो है क्वालिटी नहीं है, तो सरकार ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट सही ढंग से जांच कीजिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। और अगर पहले से अपॉइंट हो चुके हैं, 5 साल के अंदर उनकी जांच कीजिए, उनकी परीक्षा लीजिए, उनको क्वालिटी पास करना होगा। जब वो पास करेंगे, 5 साल के अंदर उन्हें वो डिग्री प्राप्त करनी है, तभी वो शिक्षक रह सकते हैं। अभी आजकल देख रहे हैं बहुत सारी परीक्षाएं टीचर्स के लिए हो रही है। अगर ऐसे टीचर्स 5 साल के अंदर अपनी योग्यता प्राप्त नहीं करते, तो फिर वो जॉब को खो देंगे। They have to lose their job. A school infrastructure where there is problem to be improved in 3 years else recognition cancel. अगर निजी विद्यालय है, सरकारी विद्यालयों में recognition cancel नहीं होते हैं। निजी विद्यालयों में अगर बच्चों के अधिकार के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 3 साल के अंदर उसे पूरा करना है। If it is not completed, then recognition of the school will be cancelled. Financial burden will be shared by state and central government. ये कहा गया है कि अगर स्कूलों में फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, उस कंडीशन में सरकार इस चीज को कंपेंसेट करेगी, सरकार उसको ट्रैक करेगी। चैलेंजेस, सारी व्यवस्था हमारे देश में है, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, लेकिन आज भी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, यहाँ कुछ हमने लिस्ट किया हुआ है। It talks about education between 6 to 14 years of age, but it does not talk about 3 to 6 years. हमारे जितने एजुकेशन पॉलिसी हैं, 6 से 14 साल की बात की गई है। 3 से 6 साल के बीच वाले के बच्चे कुछ कहा ही नहीं गया है, उनकी शिक्षा कैसे चलेगी, उनमें क्या होगा? तो गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट दैट। हालांकि इस पर भी प्रोविजन अब आ चुका है, आंगनबाड़ी के तहत बच्चों को प्री प्राइमरी की एजुकेशन भी दिए जा रहे हैं। The act makes no reference to Child Labor Act and there is no statement in which prohibition of children from working, especially in the that hinders the prospects of education. सरकार चाइल्ड लेबर की डिफिनेशन को भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कर पाई है। There is no effective mechanism to enforce the right of guaranteed education. ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया ही जा सके या फिर कन्विंस किया ही जा सके। कानून तो बन गए, लेकिन रिजल्ट जो मामले हम भले जानते देखे हैं, रिजल्ट जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। एक टॉक्स अबाउट चाइल्ड नॉट बीइंग पेड बट डज नॉट टॉक अबाउट असेसिंग लेवल्स ऑफ लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट कहती है कि बच्चों को फेल नहीं कराना है, लेकिन उसकी क्वालिटी कितनी बारे में यहाँ कोई बात नहीं की गई। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आगे की क्लासेस में हम उनको बढ़ाते जा रहे हैं, क्या इससे उनकी शिक्षा बेहतर हो पाएगी? क्या इससे हमारे देश में एक समृद्ध समाज का निर्माण हो पाएगा? इसके बारे में विचार नहीं किया गया है। 25% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन की बात की गई है। इट डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट हैपेंस टू द चिल्ड्रन आफ्टर 14 इयर्स। 14 साल तक तो फ्री एजुकेशन, उसके बाद करते एजुकेशन क्या 14 साल ही खत्म हो जाता है? एजुकेशन लगभग 22 से 25 साल तक चलता है। पूरे एजुकेशन के टेंडर को कंप्लीट कर, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। It also blindly assumes that never is homogeneous that fails to take into account how the children from weaker sections of society will be able to. सरकार मान के चलती है कि हमारा समाज जो है वो होमोजेनियस है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे समाज में कोई बहुत अमीर लोग हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, कुछ लोग का बहुत लो है। ऐसे बच्चे कैसे एक माहौल में, एक क्लास में, एक जगह पढ़ पाएंगे? कैसे उनके अंदर सेंस ऑफ यूनिटी नहीं आएगी? इसको लेकर के कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। Now discussion, have the acts included present scenario with regard to child development in development? जितने भी ये स्टेप्स लिए गए हैं, जो एक्ट्स हमारे हैं, क्या वाकई ये बच्चों के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त हैं? Do our act help us to find solution? क्या हमारे एक्ट्स हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करने में एबल हैं?
What more can government do? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्योंकि समय का अभाव है, थोड़ा मैं आज कर रहा हूं। गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? तो amend existing laws and enact how laws to have uniform definition of child. गवर्नमेंट को अपने एक्ट में थोड़ा अमेंडमेंट करना चाहिए और चाइल्ड के लिए यूनिफॉर्म डिफिनीशन की व्यवस्था करनी चाहिए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक्ट में चाइल्ड का एज भी है वो अलग अलग दिया गया है। क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेन द रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स टू इंप्लीमेंट नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2005 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन NPAC 2005 प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो सके। टू मेक एडिक्वेट बजटरी प्रोविजंस, सरकार को बजट बढ़ाना होगा। जितने हम टारगेट रखते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए निसंदेह हमें बजट बढ़ाने की आवश्यकता होगी। टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड राइट्स टू ऑल स्टेकहोल्डर्स, जो अधिकार बच चुके हैं उन अधिकारों को उन सारे स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना जरूरी है जो शिक्षा के क्षेत्र में या बच्चों के अधिकार से जुड़े हुए क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। हमने बच्चों के अधिकार के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे किसी बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं और अपने आप की रक्षा नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में मैं एक टिप देना चाहूंगा जो टिप निसंदेह हर बच्चों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा और हम सभी को निसंदेह इसे अपनाना चाहिए। आज पापा इतना लेट कैसे हो गए? अरे बेटा आप इसकी वेट कर रहे थे? अपने पापा की। मेरे को आपके पापा ने आपको लेने के लिए भेजा है। मैं उनका फ्रेंड हूँ, आप जल्दी गाड़ी में बैठो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। पर पापा ने तो कहा था कि वही मुझे पिक करने आएंगे। बेटा वो ऑफिस में बहुत बिजी हो गए, उनको ऑफिस में बहुत काम था और उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। आप फटाफट गाड़ी में बैठो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अंकल मैं आपको जानती नहीं और ऐसे मुझे अलाउ नहीं है किसी स्ट्रेंजर के साथ कहीं पर भी जाना। अरे बेटा मैं कोई स्ट्रेंजर थोड़ी हूँ, मैं तो आपके पापा का फ्रेंड हूँ, मैं तो आपको जानता हूँ ना। आप फटाफट गाड़ी में बैठो, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आपकी मम्मा वेट कर रही है। ओके अंकल। आओ बेटा फटाफट आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर, शाबाश। बट क्यों पापा? ओके पापा। एक मिनट अंकल। जाओ बेटा, हमें देर हो रही है, फटाफट गाड़ी में बैठो। रुको अंकल। मुक्ति मैम। सीरत, अरे सीरत, आप अभी तक यहीं हो? आपके पापा लेने नहीं आए अभी तक? मैम ये अंकल मुझे लेने आए हैं और कह रहे हैं कि पापा ने भेजा है, तो मुझे पापा से कंफर्म करने के लिए आपका फोन चाहिए। अरे बेटा क्या बात कर रहे हो? मैं इसके पापा का फ्रेंड ही हूँ, उनका कलीग भी हूँ और इसके पापा ने मुझे इसको लेने के लिए भेजा, घर पर ड्रॉप करने के लिए। बेटा आप जल्दी आओ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सर एक मिनट, पर बेटा मेरे पास आपके पापा का नंबर है नहीं। इट्स ओके मैम, मेरे को अपने पापा का नंबर याद है। ये लो। हेलो पापा। आपने किसी को भेजा है मुझे लेने के लिए? अरे अरे, वो तो चला गया। एक अंकल आए थे मुझे पिक करने के लिए, कह रहे थे आपके स्टेट बैंक। ओके पापा, थैंक यू मैम। यो वेलकम। बेटा जब तक आपके पापा नहीं आ रहे ना, तब तक हम स्कूल के अंदर ही वेट करते हैं। हमने देखा आज पापा इतना लेट कैसे हो गए?
देखा कि एक छोटी सी समझदारी के टिप ने इस बच्ची की जिंदगी बचा ली है। और वो टिप क्या है? हम अपने बच्चों को, जैसे जो छोटे बच्चे हैं बिलो 5 इयर्स, उनको, हम पेरेंट्स को अपना नंबर, फोन नंबर जरूर याद कराना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में अगर तुम्हें लगता है कोई और तुम्हें पिकअप करना चाहता है, इंश्योर हो जाओ कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं देता है। अगर कोई बच्चा किसी से कहता है कि अंकल या आंटी मुझे कॉल करना है अपने पेरेंट्स को, कोई नाम नहीं कहेगा। बगल की दुकानों से वो कॉल कर सकते हैं, बस उन्हें नंबर याद होना चाहिए। आज इस सेफ्टी टिप ने एक बच्ची की जिंदगी बचा ली। हम सभी शिक्षकों को ऐसा प्रयास करना चाहिए। मैं स्पेशली अनुरोध करूंगा जो हमारे शिक्षकों से जो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को ये जरूर बताएं, बेटा आप अपने मम्मी और पापा का नंबर जरूर याद करो। बेहतर रहेगा कि कभी क्लास में सुन भी लिया करें, क्योंकि एक वक्त होगा जब इनके लिए वो काफी लाभदायक होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आज ये सेशन लिया है, इसे आप सभी को लाभ मिला होगा।